आदाब नाजरीन, हेलो करियर में आपका बहुत इस्तकबाल। मैं हूं आपका मेज़बान आमिर एहसन, आप सभी के साथ रास्त। नाजरीन, इकोनॉमिक टाइम्स में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट छपी है जिसके मुताबिक 2021 के अख्ताम तक हिंदुस्तान में 53 मिलियन लोग यानी करीब 5.5 करोड़ आई थिंक इससे ज़्यादा लोग जो है रोज़गार हैं। ये वो लोग हैं जिसके पास एजुकेशन है, हुनर है, लेकिन फिर भी वो बेरोज़गार हैं। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में 38% रोजगार की शरह भी है। ये रिपोर्ट का हवाला आज इसलिए दे रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि 38% के बाद मार्केट में जॉब नहीं है। जॉब है, लेकिन उसको हासिल करने वाले अफराद या तो इस जॉब तक पहुंच नहीं पा रहे हैं या फिर हुकूमत पर तकिया किए हुए आराम से लंतरानियां कर रहे हैं। इसे इल्ज़ाम मत समझिए। ये सही है कि हुकूमत की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये भी है कि अवाम को जॉब के मौके फराहम करे, लेकिन सिर्फ हुकूमत पर ही तकिया करके आराम से नहीं रहा जा सकता। आज का दौर आगे बढ़कर अपने हुकूक छीन लेने का दौर है। वक्त की आंखों में आंखें डालकर अपनी परेशानियों से निजात पाने का जमाना है। जमाने की रफ्तार की दौर में यह वक्त जो है हमें आराम से उस खरगोश की तरह सोने का वक्त नहीं देता जो कछुए को कमजोर समझकर किसी दरख्त के साए में सो जाता है। आप चाहे खातून हो या मर्द हजरात, आपसे मेरा सीधा सवाल है, अपनी परेशानियों पर रोकर क्या मिलेगा? छोड़ दीजिए हुकूमत के वादे, छोड़ दीजिए मल्टीनेशनल कंपनियों की बातें। अगर आप तैयार हैं तो कोशिश कीजिए, राहें पैदा कीजिए, खुद रोजगार का जरिया बनिए। ये दुनिया किसी की भी नहीं सुनती, एक सेकंड में रोंद कर आपसे आगे निकल जाती है। न्यूज़ 18 उर्दू न सिर्फ आपके हौसलों में जान और परवाज में उड़ान भरता है, बल्कि आपके सामने ऐसे एक्सपर्ट्स को पेश करता है जो समाज में उतरकर लोगों के लिए रास्ते बना रहे हैं, उन्हें रोजगार से जोड़ रहे हैं। आज के हमारे मेहमान करियर काउंसलर अभिषेक रतन चोला जी, फाउंडर ऑफ जस्ट लर्न इंडिया। अभिषेक जी, आपका बहुत इस्तकबाल हेलो करियर में। थैंक यू, नमस्कार, आदाब। अभिषेक जी, फिलहाल ये जमाना चूंकि नए तरीके से जो है सीख रहा है और कोरोना के बाद तो ये सिचुएशन और भी ज़्यादा पैदा हो गई। वैसे तो स्पेस से रिलेटेड और जहाज़ वगैरह उड़ाते हुए हमने सिमुलेटर वगैरह देखा है, लेकिन आजकल वर्चुअल रियलिटी की बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। इसमें आपकी एक्सपर्टीज़ भी हैं और मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, मतलब हमारे नए स्टूडेंट्स के लिए या नए बच्चों के लिए ख़ास तौर पे जो नहीं जानते कि वर्चुअल रियलिटी है क्या, इसके बारे में हमें डिटेल्स बताइए और इसमें मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप एजुकेशन की फील्ड में खास तौर पे। देखिए, जो वर्चुअल रियलिटी और मेटावर्स है, इस मेटावर्स की शुरुआत अमेरिका में पहले से हो चुकी है, लेकिन अमेरिका और देश इस वर्चुअल रियलिटी को सोशलाइजिंग के लिए यूज कर रहे हैं, लोगों से एक दूसरे की बात करने के लिए वो यूज कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में हमने वर्चुअल रियलिटी को एजुकेशन में इम्प्लीमेंट किया है और उस वर्चुअल रियलिटी के थ्रू, जैसा दर्शक देख भी पा रहे होंगे पीछे से, अगर आपने कुछ वीडियो वर्चुअल रियलिटी की प्ले करी होगी, उसके थ्रू वो वर्चुअल रियलिटी हेडसेट लगा के स्पेस एजुकेशन, सैटेलाइट एजुकेशन और इस तरीके की एजुकेशन जिसको दूर दराज से हम सिर्फ थ्योरी से या फिर हम सिर्फ किताबों से नहीं पढ़ सकते, उसको समझने के लिए एक वर्चुअल रियलिटी माध्यम आता है, जिसमें हमने हेडसेट लगाया और हेडसेट लगाने के बाद हम उस दुनिया में पहुंच गए, उस स्पेस में पहुंच गए। उस सैटेलाइट कैसे बन रही है, कैसे वो लॉन्च हो रही है, कैसे ऑर्बिट तक पहुंच रही है, स्पेसशिप कैसे चल रहा है, एस्ट्रोनॉट ऊपर कैसे जाके जिंदगी जीता है, इस तरीके की फील्ड को कवर करने के लिए वर्चुअल रियलिटी एक बहुत बड़ा माध्यम है। और स्पेस और सैटेलाइट के अलावा हेल्थ केयर, माइनिंग, जो हमारे टिपिकल फील्ड्स हैं जहां पर हम एजुकेशन किताबी में नहीं समझ पाते और वो रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए वर्चुअल रियलिटी एक बहुत अच्छा माध्यम है, स्पेशली स्पेस और सैटेलाइट एजुकेशन। बिल्कुल। ये इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं आगे? मतलब क्या आगे चल करके 5 साल 10 साल के बाद इस फील्ड में जो अगर बच्चे जो आना चाहते हैं तो क्या लगता है जॉब के कितने मौके हैं इस फील्ड में? देखिए, ये फील्ड जैसे आपने बोला पहले शुरू में दर्शकों को कि हमें जॉब देने वाला भी बनना है और हमें जॉब स्पेसिफिक कोर्स भी करने हैं। तो जो स्पेस और सैटेलाइट का दौर है, तो इंडिया आने वाले वक्त में स्पेस में रूल करेगा। उसके दो कारण हैं।
एक तो स्पेस फील्ड को प्राइवेटाइजेशन के लिए खोल दिया गया है। तो अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी स्पेस में नौकरियों की और एंटरप्रेन्योर्स के लिए। बिल्कुल। बीच में नंबर वन। अभिषेक जी आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किन से बात हो रही है, नाम बताएं अपना। जी मेरा नाम आसिफ खान, मैं चेन्नई से बात कर रहा हूँ। जी आतिफ जी पूछें सवाल। जी मैं जो है स्कूल चला रहा हूँ। आपकी आवाज हम तक आ नहीं रही है, प्लीज टीवी का वॉल्यूम। मैं स्कूल चला रहा हूँ, सुनिए। ओके ओके, स्कूल चलाते हैं, स्कूल मैनेजमेंट। ओके ठीक है, पूछें। स्कूल में करस्पॉन्डेंट हूँ। हेलो हेलो। जी हाँ कॉरेस्पॉन्डेंस हैं, फिर उसके बाद आगे बताएं। रिसर्च के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में। मेरे ख्याल से सवाल आपकी हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाई। अभी अगले कॉलर से बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं आपसे एक बार और दरख्वास्त करूंगा कि दोबारा आप कॉल मिलाएं, और ताकि आपकी आवाज़ हम तक आसानी से पहुंचे और करियर एक्सपर्ट आपकी सवालों का जवाब दे सके। हेलो हेलो। ओके, शायद फ़ोन लाइन में किसी तरह की तकनीकी ख़राबी की वजह से हम अपने कॉलर्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन जहां तक मैंने सुना कि स्कूल चलाते हैं और कुछ और भी बातें हो रही थी, शायद दोबारा हम इंतज़ार कर लेंगे उनके कॉल का। सर मैं बीच में आपको रोका था वर्चुअल रियलिटी में और स्पेस वगैरह की जो तालीम है आपने बताया। बीच में अभी मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो ऑपरेशन वगैरह होता है ऑपरेशन थिएटर में, किसी भी चीज़ की चीर फाड़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, या फिर स्पेस में अगर आपको जो है हवाई जहाज़ चलाना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि करोड़ों खरबों डॉलर के स्पेस कि जो जहाज़ होते हैं उसको आप उड़ाएं। उसमें बहुत सारे ख़तरे होते हैं, क्रैश होने का ख़तरा होता है, ढेर सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इस वीआर से, वर्चुअल रियलिटी से आप उन सब चीज़ों को या उस नुकसान से बच करके आप बहुत कुछ जान सकते हैं और सीख सकते हैं, मेडिकल की फील्ड में और स्पेस के फील्ड में, जिसके बारे में आप बता रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल आमिर जी, जैसा आपने इस हेल्थ केयर की फील्ड की बात करी, तो जो आजकल ऑपरेशन हो रहे हैं तो बिना चीर फाड़ के, जैसे आपने बोला, तो रोबोटिक्स से ऑपरेशन हो रहे हैं। अब रोबोट ऑपरेशन कर रहा है और उस रोबोट की नॉलेज, पूरी रोबोट कैसे ऑपरेशन करेगा, और कोई भी अगर मशीन होती है तो वो मशीन हमें बाहर से दिखती है हमारी आंखों से। उस मशीन के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं वो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, क्योंकि वो 3D और 5D हम देख नहीं पाते। तो वो जो 5D व्यू है, वो 3D व्यू है, वो एक वर्चुअल रियलिटी से उस मशीन का पूरा उस डॉक्टर को दिया जाता है, नर्सिंग स्टाफ को दिया जाता है, या फिर जो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट होता है उसको दिया जाता है, जिससे वो हेल्थ केयर फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर सके। और जैसा आपने बोला कि पहले अब तक करोड़ों के खर्चे होते थे, जैसे अभी हम स्पेस का अगर एग्जाम्पल लें, तो अगर किसी एस्ट्रोनॉट को या फिर स्पेस इंजीनियर को अगर कोई पढ़ाई करनी है, कोई तालीम लेनी है, तो जरूरी नहीं है कि वो उस स्पेसशिप में बैठ के तालीम लेगा। या फिर जो स्पेसशिप के जो हमारे पहले अब तक क्या होता था, स्पेसशिप के हमारे स्टिमुलेटर्स बनते थे, वो स्टिमुलेटर्स की जो कॉस्ट होती थी वो करोड़ों की होती थी। और जब स्टिमुलेटर की सिर्फ कॉस्ट करोड़ों की होती थी, तो इसलिए स्पेस एजुकेशन भी लाखों और करोड़ों में जाता था। और हिंदुस्तान उस स्पेस एजुकेशन में उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया था अब तक, जो रशिया और अमेरिका ने करा, और रशिया अमेरिका पहुंचा। लेकिन थ्रू वर्चुअल रियलिटी हम अपने दूर दराज के लोगों को, हम अपने गांव के बच्चों को, हम अपने स्कूल के बच्चों को स्पेस की एजुकेशन भी दे पाएंगे वर्चुअल रियलिटी के कोर्सेज के थ्रू। और हेल्थ केयर की भी, अगर एक मशीन रेडियोलॉजी की 5 करोड़ की आती है, तो वो उस कॉलेज में तो लग नहीं सकती 5 करोड़ की मशीन। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस कॉलेज में मशीन ना लगने की बजाय उस पूरी मशीन का वर्चुअल रियलिटी पे कोर्स बन जाना, और वो वर्चुअल रियलिटी के कोर्स के माध्यम से वो एक एक पार्ट मशीन का, स्पेसशिप का एक एक पार्ट, सैटेलाइट का एक एक पार्ट, वो ऑर्बिट पे कैसे काम करती है, कैसे इमेजेस भेजती है, वो सारा वर्चुअल रियलिटी के थ्रू ट्रेनिंग अब पॉसिबल है। ओके, मुझे अभिषेक जी ये भी बताएं कि आज अक्रॉस द वर्ल्ड, हम बाद में जाएंगे, इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में जो बच्चे हमारे मुल्क के ख़ास तौर पे जो है वीआर वगैरह सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इसमें कोर्सेज करना चाहते हैं, तो वो कहाँ जाएं, इसकी पढ़ाई कहाँ हो रही है और वहाँ तक बच्चों की रीच कैसे हो सकती है? देखिए, वर्चुअल रियलिटी और मेटावर्स ने अभी जस्ट लर्न काफी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ हम टाइप कर रहे हैं। अभी अपने महाराष्ट्र सरकार के साथ भी एक टाइप करने जा रहे हैं।
जहाँ पे वर्चुअल रियलिटी की लेबोरेटरी हम उन स्कूल और कॉलेजों में लगाने जाएंगे, तो बच्चे अपने स्कूल और कॉलेज में उस लेबोरेटरी के एक्सेस से वर्चुअल रियलिटी के थ्रू अलग अलग कोर्स सीख पाएंगे। तो ये अभी जो पूरा एक मुहिम है पूरे हिंदुस्तान में इस साल एक्सपेंड होगी वर्चुअल रियलिटी के कोर्सेज की। और पिछले साल बजट में भी कुछ 100-250 स्किल सेंटर वर्चुअल रियलिटी पे लगाने की सरकार ने बात करी है। और अगर हम सैटेलाइट की बात करें, सैटेलाइट एजुकेशन की बात करें, तो अभी एक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 75 सैटेलाइट बच्चों से बनवा के और स्कूल कॉलेज के जो बच्चे हैं वो बनाएंगे, तो उन 75 सैटेलाइट को दिसंबर 2022 तक भी लॉन्च करने का प्लान है। इसे हम नैनो सैटेलाइट बोलेंगे अभी। हाँ बिल्कुल, स्पेस में भी भेजने का प्लान है। और मैं सेल्फ एंटरप्रेन्योर पे भी यानी एक जरा फोकस करना चाहूंगा कि सैटेलाइट हमारे देश को पैसे कैसे कमा के देगा, उस पर भी मैं आ रहा हूं। तो अभी जो सैटेलाइट की मोनोपोली है वो रशिया, अमेरिका, इन देशों ने बना रखी है, क्योंकि हमारा सिर्फ एक रेगुलेटरी बॉडी इंडिया में 1-2 होती थी और अब उसमें प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आने वाले वक्त में अगर कोई कॉलेज मिलके अपने बच्चों के साथ हम वर्चुअल रियलिटी पर उनकी सहायता करेंगे, कोर्स बनाएंगे, और अगर हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं ऊपर, तो सैटेलाइट के माध्यम से हम और देशों को, जो और देश हैं कंबोडिया, वियतनाम, बांग्लादेश, इन देशों को सैटेलाइट के माध्यम से सर्विस दे पाएंगे। मैं एक बड़ा लोकल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि आने वाले वक्त में अगर किसी हमारे कोई एक्स की सैटेलाइट ऊपर है और वो अगर मैं एक बेनिफिशियरी हूं और मेरा एक घर कासगंज में है और कासगंज की जो मेरी जमीन पड़ी हुई है मैं उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं बंबई बैठा हूं, मैं दिल्ली बैठा हूं या फिर मैं अमेरिका बैठा हूं, तो उस सैटेलाइट अगर मैं लाइसेंस लेता हूं उस सैटेलाइट का किसी कंपनी से, तो वो कंपनी मेरे को सैटेलाइट के माध्यम से बंबई में बैठे हुए, दिल्ली में बैठे हुए, न्यूयॉर्क में बैठे हुए मैं अपनी खेत की, मैं अपनी जमीन की इमेजेस देख पाऊंगा। अरे वाह, वो 2023 तक हम अचीव करने जा रहे हैं। ओके। और अगर इसका मॉडल देखेंगे रेवेन्यू, तो जो सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है स्पेस में उसको वो बेनिफिशियरी पैसे देगा उस सर्विस के लिए। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ख़ास तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 3D, 4D, 5D, 7D ये सब जो चल रहा है और इसमें ग्राफिक्स में बहुत ज़्यादा मूवियाँ बन रही हैं और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा है अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, इंडिया में भी ख़ास तौर पे है। तो ये VR वगैरह का क्या ताल्लुक़ उससे भी है जो कार्टून्स मूवियाँ बन रही हैं? क्या उससे ये दोनों का जो पैचअप है एक है या फिर दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है? देखिए, वर्चुअल रियलिटी अभी जो VR में मूवीज बनेंगी आने वाले वक्त में, और अभी हम थिएटर में जाते हैं तो 3D मूवीज हम चश्मा लगा के देखते हैं। जी हाँ जी। वो चश्मा नॉर्मल 3D दिखाता है। आने वाले वक्त में वर्चुअल रियलिटी पे भी मूवी बनेगी कि हमको लगेगा कि आप सच में उस पर्टिकुलर स्पेस में पहुंच गए या फिर जो दिखाना चाहता है वो मूवी आप वहां पर पहुंच गए। लेकिन वो एक वर्चुअल रियलिटी नॉन इंटरेक्टिव है, उसमें कोई भी पहुंचने के बाद इंटरेक्टिव नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सिर्फ मूवी एंजॉय कर रहा है। अभी हम जो वर्चुअल रियलिटी की एजुकेशन में बात कर रहे हैं ये इंटरेक्टिव है। वो अपने हाथों से और अपने बॉडी मूवमेंट से उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करेगा। जैसे वो स्पेसशिप चलाएगा या फिर अगर पेशेंट है और अगर वो पेशेंट को CPR देना सीख रहा है या फिर कोई पेशेंट को ऑपरेशन करना सीख रहा है तो वो पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा और उस इंटरेक्शन में उसके हाथ में फीलिंग्स, वाइब्रेशंस सब कुछ वो फील करेगा। ठीक है। तो दो तरह के वर्चुअल रियलिटी हैं, एक इंटरेक्टिव, एक नॉन इंटरेक्टिव। बिल्कुल। नाजरीन, आपसे दरख्वास्त है कि आप हमें कॉल करके अपनी जो भी क्वेरी हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, आपके बच्चों के, आपके दोस्तों के, आप हमसे पूछ सकते हैं। कॉल करने के लिए आपकी स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है 180088921156 या फिर 9989974324। इस पे आप हमें कॉल करें। आप अपने क्वेश्चन हमारे करियर एक्सपर्ट्स के दरमियान रखें। आपके सवालों के जवाब तशफ़ी बख्श दिए जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अगले क्वेश्चन के बारे में हम पूछेंगे नीट के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं। लेकिन नीट के क्वेश्चंस पे आने से पहले थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा वक्फा लेना पड़ेगा। जल्द होते हैं हाजिर। नाज़रीन, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है प्रोग्राम हेलो करियर में। हेलो करियर में आपके सवाल चाहे जॉब के रिलेटेड हो या फिर आपकी पढ़ाई के रिलेटेड हो, आपके बच्चे या आपके दोस्त या आपके भाई बहनों किसी के भी सवाल हों, आप पूछ सकते हैं इस प्रोग्राम में।
फिलहाल आज हमारे साथ जो है प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं अभिषेक रतन चोला जी, जस्ट लर्न इंडिया के फाउंडर हैं। और इन्होंने अभी फ़िलहाल थोड़ी देर पहले जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने वर्चुअल रियलिटी से मुतालिक ढेर सारी मालूमाती बातें हमें बताई। लेकिन अब चूंकि एक बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम नीट का, जिसमें 15 लाख से ज़्यादा बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं हर साल, और लेकिन इसमें सीटें भी कम होती है। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ये बच्चे, बहुत जल्द जो है एग्ज़ाम वगैरह के इम्तहानात के डेट का ऐलान हो जाएगा। मैं अभिषेक जी ये पूछना चाहूँगा कि बच्चे नीट की तैयारी के लिए कौन से उसूलों को, रूल्स को अपनाएं, और क्योंकि ये हर बच्चे का ख्वाब भी होता है, माँ बाप की तपस्याएं भी होती हैं, तो उनका समाधान भी हो सके और हल निकले और बच्चे जो है नीट में अच्छा कोर्स कर सकें, अच्छे स्कोर्स बना सकें। देखिए, सबसे ज्यादा किसी भी चीज को पाने के लिए फोकस जरूरी है। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, और नीट का अगर उन्होंने एग्जामिनेशन देना है और जुलाई के आसपास इसका एग्जाम होगा जी, तो उसमें अपना आप अपना तैयारी के दौरान एक फोकस बना के रखें, एक सिंसियरिटी बना के रखें। और मैं बच्चों को ये भी बोलना चाहता हूं कि एग्जामिनेशन देने के बाद हमारा एडमिशन होता है और बाई चांस नहीं भी होता है तो हमें निराशा नहीं अपने मन में लानी है। बिल्कुल। अगर कोई हमने एग्जामिनेशन दिया और उसमें अगर हमारा एंट्रेंस उस टाइम नहीं निकला, हमारा एडमिशन नहीं हुआ, तो किसी भी तरीके की निराशा लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले वक्त में हमें कुछ और अच्छा मिले। अगर उस साल हमें कोई एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा था तो कभी कभी जो वक्त होता है, और अगर हम वक्त कभी हमारा ज्यादा खर्च हो जाता है किसी भी चीज को पाने के लिए, तो ऊपर वाला हमें कुछ अच्छी ही और बेहतर ही चीज देता है। तो पेरेंट्स जो सुन रहे हैं और जो बच्चे सुन रहे हैं, तो मैं बस इतनी बताना चाहूंगा कि फोकस रखें, डेडिकेशन से काम करें, लेकिन बहुत ज्यादा लोड ना लें। अगर हम बहुत ज्यादा अपने ब्रेन में लोड लेते हैं एक चीज के लिए तो हमारा ब्रेन और चीजें नहीं कर पाता। रास्ते बहुत खुले हुए हैं जीवन में जी, लेकिन अगर हमने एक पर्टिकुलर गोल बनाया है तो उसे हमें पाना है। और अगर उस गोल को पाने के लिए ऊपर नीचे थोड़ा होता है तो हमारे अंदर एक पेशेंस होना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं एक बीच में जो है ये भी पूछना चाह रहा था कि जो बच्चे मेडिकल के कोर्सेज में जाना चाहते हैं, एमबीबीएस, बीडीएस जितने भी हैं, उसमें जाना चाहते हैं, तो उनको क्या 9th के बाद या 10th के बाद क्या पहले से ही प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, या शुरू से ही जब वो तालीम शुरू कर रहे हैं, एजुकेशन शुरू कर रहे हैं, पहले से ही उनको जहन में तैयार रखना पड़ेगा, या फिर 9th के बाद या 10th के बाद जो है अपना सब्जेक्ट जो है चूज़ करना होगा? देखिए, इसमें दो तरीके के इसमें वो आते हैं विकल्प। या तो बच्चे को पता है 9th क्लास में कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन जब 9th क्लास की एज में जब बच्चा होता है तो उसको इतनी ज्यादा उसमें समझ होती है नहीं होती, एक ही अलग डिस्कशन है। अगर 9th क्लास में वो अगर अपना एम बना लेता है कि मेरे को एक डॉक्टर बनना है, तो इससे अच्छी बात कोई भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि 9th क्लास में उसने बना लिया, लेकिन 9th क्लास का जो एक उस टाइम का वक्त होता है तो बच्चों के दिमाग में 6-7 चीजें करने का उनके दिमाग में आता है। हमारे दिमाग में भी रहा था, आपके दिमाग में भी रहा होगा, जो लोग देख रहे होंगे पेरेंट्स, उनके माइंड में भी रहा होगा। तो ऐसी कोई भी दूसरी, जो आपने बोला कि किसी ने अगर 9th क्लास में अपना को नहीं बना पाया और उसको 10th के बाद अगर करना है और एमबीबीएस अडॉप्ट करना है, या फिर उसे बीडीएस में जाना है और नीट का एग्जाम क्लियर करना है, तब भी टाइम कोई निकला नहीं है उसके लिए भी। वो पीसीएमबी भी ले सकता है और सिर्फ बायोलॉजी लेकर भी आगे अपने उस पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकता है। 11th मुझे लगता है कि नीट के बारे में बहुत ज़्यादा 9th का फोकस है तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, नीट के बारे में बहुत ज़्यादा और बहुत ही डीप मालूमात आपने दी। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो पिछले हफ्ते एक व्हाट्सएप के ज़रिए एक सवाल आया था मिलिट्री स्कूलों के बारे में, जो बच्चे मतलब वो जानना ये चाह रहे थे क्या मिलिट्री घराने के बच्चे ही जा सकते हैं उसमें, या फिर आम बच्चे भी मिलिट्री स्कूल में जा सकते हैं, और वहाँ पढ़ने के बाद, मिलिट्री स्कूलों में पढ़ने के बाद वहाँ किस किस कोर्सेज में, किस किस जॉब में जा सकते हैं, वहाँ कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, इसके बारे में मैं चाहूँगा कि थोड़ा समरी बता दें आप। देखिए, मिलिट्री स्कूल्स भी वैसे ही हैं जैसे और स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल। बिल्कुल। लेकिन जैसा आपने एक अभी सवाल किया कि मिलिट्री के स्कूल्स में सिर्फ वही बच्चे जा सकते हैं जो मिलिट्री घराने से हैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ, प्रायोरिटी मिलिट्री वालों को मिलती है,
क्योंकि इसके पीछे एक रीजन भी है कि जो मिलिट्री में जाते हैं और जो उनके पेरेंट्स मिलिट्री में हैं, तो उनका एक योगदान भी होता है। तो बहुत सारी चीजों को त्यागते भी हैं और उनका एक त्याग भी होता है। तो शुरू से सरकार ने उनकी फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए एक केयर बना के रखी है, इसीलिए मिलिट्री स्कूल बने पूरे देश में। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिलिट्री स्कूल में और बच्चे नहीं जाते हैं। अगर हम परसेंटेज देखें तो 20 से 30% सिविलियंस के बच्चे भी मिलिट्री स्कूल्स में पढ़ते हैं, वो भले एयरफोर्स के स्कूल हो या आर्मी स्कूल हो। तो अगर कोई बच्चा मिलिट्री स्कूल में अप्लाई करना चाहता है तो वो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिलिट्री बैकग्राउंड के लोगों का ही एडमिशन होगा। और जो दूसरा आपने सवाल पूछा कि मिलिट्री स्कूल के बच्चों की फिर उनकी फ्यूचर क्या है, या फिर वो किस किस तरीके के उसमें उसके बाद यानी कोर्स अडॉप्ट कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल सिमिलर है जैसे हम और स्कूलों में पढ़ते हैं। हमारे लिए सारे रिसोर्सेज खुले होते हैं। अगर किसी को पायलट बनना है, किसी को मिलिट्री ज्वाइन करनी है, तो एक उसका एक पॉजिटिव पॉइंट, उसे पॉजिटिव फीडबैक मिलता है इंटरव्यूज प्रोसेस में अगर वो मिलिट्री स्कूल से है। अदरवाइज वो कुछ भी अडॉप्ट कर सकता है, वो इंजीनियर बन सकता है, वो डॉक्टर बन सकता है। ठीक है अभिषेक जी, बीच में आपको इंटरप्ट करने की कोशिश करूंगा। अभी आपने कहा कि पायलट बन सकते हैं। ज्यादातर एक पिछले हफ्ते एक और सवाल आया था नेवी से रिलेटेड। बच्चा जो नेवी में जाना चाहता है, क्योंकि नेवी का जॉब बहुत खूबसूरत लगता है, हर सभी को एक एडवेंचरर लगता है और माना भी चाहता है, तो इसकी तैयारी के लिए नेवी में जाने के लिए कहाँ कोई ख़ास जगह तैयारी है, या फिर 12th के बाद उसका जो है एग्ज़ाम होता है और उसमें भर सकते हैं? इसकी तैयारी कैसे करें, या इसका कोई ख़ास कोर्सेज वगैरह है स्कूलों का, या ख़ास स्कूल हैं, इसके बारे में हमें बताएं। देखिए, नेवी के लिए मैं एक बात आपको बता दूं, क्योंकि नेवी में दो तरीके से एडमिशन होता है। एक तो 12th के बाद बच्चे एडमिशन ले सकते हैं इंडियन नेवी में, और दूसरा वो ग्रेजुएशन के बाद भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग भी कर रहा है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में भी नेवी रिक्रूट करने आती है शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, नेवल आर्किटेक्चर में वो जा सकता है। अब हम 12वीं के बाद अगर बच्चा नेवी में जाता है या फिर ग्रेजुएशन के बाद भी नेवी में जाता है, तो नेवी का मेन इंपॉर्टेंट है एप्टीट्यूड टेस्ट। नेवी में रिटन टेस्ट में बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं आती हैं। अगर हम उसे कंपैरिजन करेंगे नीट से या फिर कंपैरिजन करेंगे आईआईटी से, तो नेवी का रिटन टेस्ट सिंपल होता है। लेकिन नेवी क्या जज करता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने भी नेवी क्लियर करा है। नेवी एप्टीट्यूड टेस्ट आपका देखता है कि आपकी माइंड की क्या कैपेसिटी है उस पर्टिकुलर सिचुएशन को संभालने के लिए, ये वो जज करेंगे अगर आप रिटन टेस्ट में निकल जाते हैं तो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जब एप्टीट्यूड टेस्ट होता है तो उन्होंने कोई भी स्क्रीन पे कुछ ब्लर चला दिया और वो ब्लर आपके समझ नहीं आया, सिर्फ उन्होंने 1 मिनट के लिए वो ब्लर स्क्रीन चलाई, और उस ब्लर स्क्रीन के बारे में आपको 10 मिनट लिखना है या फिर 100 वर्ड्स में लिखना है, या फिर उसको इसके बारे में 10 मिनट बोलना है। तो उनका टेस्ट में वो ये नहीं देखते कि वो स्क्रीन में क्या था, वो ये देखते हैं कि स्क्रीन को देखकर आपने अपने माइंड में क्या बनाया और एकदम आप इमीडिएट क्या उसमें रिएक्ट कर पाए। तो अगर नेवी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं तो एप्टीट्यूड, फोकस, हमारा क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर कोई भी यानी हम किसी भी चीज में बात कर रहे हैं तो क्लैरिटी होनी चाहिए, उस पर थोड़ा सा हम ध्यान दें। और ऑफ कोर्स मेडिकल कंपलसरी है। बिल्कुल। तो स्पोर्ट्स वगैरह में अगर हम एक्टिव रहते हैं तो अच्छा फायदा मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल। मैं चलते चलते चूंकि टाइम कम होता है, तो चूंकि हम लोग आज वर्चुअल रियलिटी की बात भी किए, तो जो है हम पायलट के बारे में भी जानना चाहेंगे बस चंद शब्दों में, क्योंकि वक्त हमारा करीब है। पायलट के लिए अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो 12th के बाद उसका एडमिशन वो ले सकता है। पायलट में 2 तरीके के लाइसेंस होते हैं। एक होता है पीपीएल, जिसे हम प्राइवेट पायलट लाइसेंस बोलते हैं, जिसमें कुछ 50 घंटों की फ्लाइंग हमें करनी होती है, जिसमें 40 घंटे की फ्लाइंग हमें करनी होती है प्लेन में विद इंस्ट्रक्टर, और 10 घंटे हमें फ्लाइंग करनी होती है सोलो। और उसके बाद कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए फिर हमें फर्दर 200 घंटे की फ्लाइंग करनी पड़ती है। तो टोटल 250 घंटे की फ्लाइंग के आसपास से एक कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलता है। अब इसमें ग्राउंड की जो पढ़ाई है तो इसमें 2-3 टॉपिक आते हैं, एयर नेविगेशन, एयर मेट्रोलॉजी, और इंडिया में इसको डायरेक्ट करता है डायरेक्टरेट ऑफ सिविल। बिल्कुल अभिषेक जी, इस जगह को, इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे रोकना चाहेंगे। इसके बारे में हम तफसील से अगले हफ्ते बात करेंगे। लेकिन चलते चलते नाजरीन, आपको ये बता दूं कि अगर करियर का आपके अंदर डर है और फ्यूचर का आपके अंदर जो है फेयर है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हेलो करियर है आपके सामने। फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते आप सभी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। आदाब।